back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is liability of an agent towards third persons. Guys, basically we are discussing effect of an agency on contracts with third persons. इसके अंदर हम already discuss कर चुके हैं कि what is the liability of a principal towards third persons. Today we are going to discuss liability of an agent towards third persons. बेसिकली हम वही डिस्कस करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल और एक एजेंट की क्या लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स, प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी होती है और कब कब लायबिलिटी होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियो. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड अदर वीडियोज ऑल्सो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे अपलोड ऑलरेडी कर दी हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एजेंट की क्या लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज एन एजेंट पर्सनली हेल्ड लायबल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स. Right. So guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with section 230 of the Indian Contract Act. Guys, basically in this video, we'll be discussing section 230. 230 में 230 clause 1, clause 2 and clause 3 along with section 231, 232 and 235. ये सारे सेक्शंस को हम आज डिस्कस करेंगे. सेक्शन 235 इफ यू रिमेंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं विच डील्स विद प्रिटेंडेड एजेंट. आई हैव रिटन इट हियर प्रिटेंडेड एजेंट. ये पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ एजेंट्स. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था. सो गाइस, बिगिनिंग विद सेक्शन 230. सेक्शन 230 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो ये बोलता है कि एन एजेंट इज इम्यून फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पर्सन्स. सेक्शन 230 एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. वो प्रिंसिपल ये कहती है कि एक एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स. एज अ जनरल रूल आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी फॉलो होगा और ये जनरल रूल फॉलो नहीं होगा. ये बेसिक है. इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एजेंट्स इम्यूनिटी फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पर्सन्स. इट मीन्स एजेंट इज इम्यून, he is very much safe from his personal liability as far as third party is concerned. इतना ही है. तो कहने का मतलब है कि सेक्शन 230 बोल दे कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही फॉलो होगा. दैट विल बी एन एक्सेप्शन जो हम डिस्कस करेंगे. अदरवाइज जनरल रूल ये है कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती. इट मीन्स एजेंट कैन नॉट enforce a contract which he has entered into on behalf of his principal with third persons, nor is he personally bound by that contract. दो चीज़ें आती हैं. वो personally enforce भी नहीं कर सकता और वो personally bound भी नहीं होता. It means in the nutshell, agent is immune from his liability, personal liability as far as third party is concerned. Guys, it means in the nutshell, short में मैं ये बोल सकती हूँ कि एजेंट की ना तो कोई राइट्स होती है ना कोई लाइबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स. क्योंकि राइट्स नहीं होने से मतलब है कि ही हैज़ नो राइट टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अब वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि एजेंट इज मेयरली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पर्सन. इन लोगों में एक कनेक्टिंग लिंक होता है क्योंकि फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स जो है वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में अराइज होते हैं. एजेंट इज अ कनेक्टिंग लिंक एंड एज सुन एज ही हैज कनेक्टेड, ही हैज कंक्लूडेड बिजनेस डीलिंग्स ऑफ हिज प्रिंसिपल विद थर्ड पर्सन, ही ड्रॉप्स आउट. इफ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको बिगिनिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था. इसीलिए कहते हैं कि एजेंट की कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं होती. ही हैज नो राइट to enforce a contract since he is not a party to a contract, and stranger to contract cannot sue as per privity of contract if you remember. Secondly, उसकी कोई obligations भी नहीं होती. obligations नहीं होने से मतलब है कि he is not personally bound by that entire contract. तो ये होता है सेक्शन 230. सिंपल सी बात है. बट गाइस, सेक्शन 230 की पहली ही ओपनिंग वर्ड्स ये बोलते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है तो वहाँ पे एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी. जनरल रूल है एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती. एजेंट इज इम्यून फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी एज फार एज थर्ड पार्टी इज कंसर्न्ड. बट कुछ एक्सेप्शंस को गाइस हम डिस्कस करेंगे. एक्सेप्शंस का मतलब है कि एजेंट इज पर्सनली हेल्ड लायबल. बहुत ईजी और बहुत छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि जनरल रूल कुछ और कहता है लेकिन हमारे पास ये सारी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे एजेंट इज हेल्ड पर्सनली लायबल. सबसे पहले तो एक्सेप्शन वही है जो हमारे सेक्शन 230 में ऑलरेडी बता रखी है. सेक्शन 230 की ओपनिंग वर्ड्स कहते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एन एजेंट कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, यानी कि ही इज केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज ऑल्सो बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनली बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसा एक्सप्रेस स्टिपुलेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, इट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी.
कॉन्ट्ररी टू व्हाट, कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 230, तो वहाँ पे एजेंट विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। बिल्कुल सिंपल है, वही मैंने यहाँ लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजेंट्स पर्सनल लायबिलिटी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ बिटवीन प्रिंसिपल एंड एन एजेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, तो इट विल बी डीम्ड एज कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, और एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, वहाँ पे प्रिंसिपल विल नॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है गाइज, उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 230 क्लॉज 1। इफ यू ओपन द बेयर एक्ट, आपको देखने को मिलेगा कुछ एक्सेप्शंस लिखी हैं, वो एक्सेप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, वही सारी एक्सेप्शंस को डिस्कस करें। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 230 क्लॉज 1, वो बोलते हैं कि एजेंट की तब भी पर्सनल लायबिलिटी होगी इफ ही इज डीलिंग विद थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल। इट मीन्स व्हेन एन एजेंट इज डीलिंग फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, वहाँ पे क्या होगा, एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी। गाइज, इन सारे केसेस में ना जो भी हम एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे, हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होती है। अब जब हम प्रिज्यूम करते हैं, वहाँ पे हमेशा देयर इज ऑलवेज अ रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन। इफ यू नो, हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, बट फिर एजेंट जो है वो उस प्रिजम्पशन को रिबटल कर सकता है, रिबट कर सकता है। इट मीन्स वो ये प्रूव कर सकता है कि ये प्रिजम्पशन गलत है, और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी हुआ था, और मेरे फॉरेन प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर कल को कोई भी ऑब्लिगेशंस होंगी तो मेरी लायबिलिटी नहीं होगी एज एन एजेंट, वो प्रिंसिपल की होगी, चाहे वो फॉरेन प्रिंसिपल है। बट पहले कोर्ट एक प्रिजम्पशन लेके चलता है, उसके बाद उसको रिबटल करने की एजेंट की ड्यूटी होती है। इट मीन्स अगर कोई फॉरेन प्रिंसिपल है, फॉरेन प्रिंसिपल मीन्स समबडी हु इज रिजाइडिंग इन अदर देन इंडिया, एनीबडी हु इज रिजाइडिंग अब्रॉड, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज a foreign principal, not residing within the Indian territory, somebody who is residing outside। अगर आप उसके बिहाफ पे इंडिया में रहते हुए एज एज एजेंट आप काम कर रहे हो, एंड यू आर डीलिंग इन with third parties on his behalf, on behalf of your foreign principal, since he is somebody who is living in abroad, तो it is difficult to sue him। तो हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं, ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि एजेंट इज हेल्ड पर्सनली लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज इन हिज बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन्स। उसकी बिजनेस डीलिंग्स है, उसकी सेलिंग एंड परचेजिंग, ही इज मेकिंग सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज फॉरेन प्रिंसिपल, इसीलिए फॉरेन प्रिंसिपल को स्यू नहीं किया जाता। इट इज डीम्ड, इट इज प्रिज्यूम्ड कि एजेंट इज हेल्ड पर्सनली liable as per section 230 clause 1, but yes, agent is always free to rebut this presumption। अगर ये प्रूव कर दे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी हुआ था, जहाँ पे मेरे फॉरेन प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरी लायबिलिटी होगी अगर कल को कोई भी मिसकंडक्ट या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ रूम ओपन फॉर रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन। गाइस, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 230 clause 2 which talks about अननेम्ड प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार गाइस क्या होता है, एक एजेंट ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, बट बहुत बार वो प्रिंसिपल अननेम्ड प्रिंसिपल होगा। अननेम्ड एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स, प्रिंसिपल इज नॉट नेम्ड। प्रिंसिपल की आइडेंटिटी क्या है, प्रिंसिपल कौन है, वो नहीं पता थर्ड पार्टीज को। इट मीन्स थर्ड पार्टीज को इतना पता है कि ही इज हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ही इज हैविंग अ डेरिवेटिव अथॉरिटी, इट मीन्स ही हैज अ प्रिंसिपल, उसका एक प्रिंसिपल है। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिज्ड एम्प्लॉयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परपोर्टेड प्रिंसिपल, यानी कि मैं प्रिटेंडेड एजेंट की बात नहीं कर रही हूँ। प्रिटेंडेड एजेंट में क्या होता है, एलिज्ड एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर कोई नहीं होता, लेकिन वो अपने माइंड में बना के चलता है कि वो मेरा प्रिंसिपल है। अननेम्ड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपका प्रिंसिपल तो होता है और थर्ड पार्टीज को पता भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो प्रिंसिपल कौन है, उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी थर्ड पार्टीज को नहीं पता। इट मीन्स वो प्रिंसिपल परपोर्टेड प्रिंसिपल या आपका एलिज्ड एम्प्लॉयर नहीं है। इन रियलिटी वो कोई इंसान है जिसने आपको डेरिवेटिव अथॉरिटी दी और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिया। इट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट पर्सन, बस फर्क इतना है कि ही इज अननेम्ड और उसकी आइडेंटिटी क्या है वो थर्ड पार्टीज को नहीं पता। तो जब ऐसा भी होता है कि अगर एजेंट एक अननेम्ड प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, he is having an authority to represent him, he is having a derivative authority and representative character, थर्ड पार्टीज को भी पता है कि ये किसी का एजेंट है, बट वो कौन है, तो वहाँ पे हमें प्रिज्यूम करके चलते हैं एज पर सेक्शन 230 क्लॉज 2 कि एजेंट इज हेल्ड पर्सनली लायबल। क्योंकि गाइस जिस तरीके से फॉरेन प्रिंसिपल को स्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसी तरीके से अननेम्ड प्रिंसिपल को स्यू करना भी तो डिफिकल्ट है। थर्ड पार्टीज को पता ही नहीं कौन सा इंसान है, क्या उसकी आइडेंटिटी है जो इसका प्रिंसिपल है। इफ इन केस उनको स्यू करने की जरूरत पड़ी तो वो किसको स्यू करेंगे जब उन्हें आइडेंटिटी ही नहीं पता प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि एजेंट इज हेल्ड पर्सनली लायबल, राइट। अगेन देयर इज अ रूम ओपन फॉर रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन। एजेंट यहाँ पे रिबटल कर सकता है प्रिजम्पशन की कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था, ऑल्दो ही इज एन अननेम्ड प्रिंसिपल, पर उसने मुझे कहा था कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है आई विल बी हेल्ड लायबल और एजेंट लायबल नहीं होगा, तो फिर वो रिबटल कर सकता है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। गाइज यहाँ पे ऑल्दो दिस इज सेक्शन 231 एंड 232, दोनों को क्लबिंग है,
बट इसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, बट वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 230। अभी हम 230 डिस्कस करें, 231 एंड 232 को प्रॉपर हम बाय द एंड डिस्कस करते हैं। बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बताना चाहती हूँ बिटवीन अननेम्ड एंड अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। नेवर एवर थिंक कि अननेम्ड और अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल एक ही जैसा होता है। अननेम्ड प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया कि वो प्रिंसिपल अननेम्ड होता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड नहीं होती, पर थर्ड पार्टीज आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये जो इंसान हमारे साथ डीलिंग कर रहा है वो एजेंट है। इट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग समबडी, वो अपनी खुद की पर्सनल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन गाइज अननेम्ड प्रिंसिपल, जैसे अननेम्ड जो आपका प्रिंसिपल होता है, अनलाइक दिस अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में क्या होता है कि एजेंट ये बताता ही नहीं कि मेरा कोई प्रिंसिपल भी है। एजेंट का प्रिंसिपल होता है लेकिन वो थर्ड पार्टीज को ये बताता ही नहीं कि मेरा कोई प्रिंसिपल है। एंड थर्ड पार्टीज को ये लगता है कि जो इंसान हमारे साथ बिजनेस डीलिंग्स कर रहा है वो खुद अपनी कैपेसिटी में खुद प्रिंसिपल है। ये डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। So according to section 231 and 232, undisclosed principle, this is called doctrine of undisclosed principle। इसका मतलब होता क्या है, unlike unnamed principle, undisclosed principle में क्या होता है कि agent is dealing with third parties as if he is principal himself, जबकि उसका कोई प्रिंसिपल होता है बट वो थर्ड पार्टीज को ये डिस्क्लोज ही नहीं करता। एक होता है कि सिर्फ आपने नेम नहीं बताई, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई। एक है कि आपने बिल्कुल ही डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा कोई प्रिंसिपल भी है, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी है, या मैंने किसी से अथॉरिटी डिराइव करी है, राइट। तो वो होती है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि थर्ड पार्टीज दे नीदर नो, उनको ये भी नहीं पता कि आप एजेंट हो, नॉट दे हैव एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट कि आप एजेंट हो। समझ आया? इसकी इलस्ट्रेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप डिफरेंशिएशन समझ लो अननेम्ड और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में, कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में एक एजेंट डिस्क्लोज ही नहीं करता कि मेरा कोई प्रिंसिपल भी है। एंड थर्ड पार्टीज दे नीदर नो, उनको ना तो पता होता है एंड नॉट दे हैव एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट कि आप किसी के एजेंट हो। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ऑल्दो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट नहीं करता, उसका इंटेंशन अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने का ही होता है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज को ऐसे मिसलीड करता है एज इफ मैं खुद ही प्रिंसिपल हूँ एंड एज इफ मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डीलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टीज को ना पता है, ना उन्हें पता लगने का कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि उन्हें शक हो। आई होप आपको समझ आ चुकी है। सो गाइज यहाँ पे फर्क होता है, देखो विल बी टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी ऑफ अ नेम्ड प्रिंसिपल। नेम्ड प्रिंसिपल तो सिंपल है, जिसका पता है आपको। अननेम्ड प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, ये तीनों चीज़ें अभी क्लियर कर देती हूँ। लाइबिलिटी ऑफ नेम्ड प्रिंसिपल मतलब जो प्रिंसिपल नेम्ड होता है। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैं किसी की एजेंट हूँ तो मेरा कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। वो प्रिंसिपल कौन है, उसका क्या नेम है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो सब कुछ जब हम थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज कर देते हैं वो होती है नेम्ड प्रिंसिपल। और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? 100% उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी। अगर एक एजेंट ने जो भी काम किया इज विद इन हिज स्कोप ऑफ अथॉरिटी, इज विद इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फोकसिंग ऑन इट, ये मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस में फोकस कर चुकी हूँ कि जो एक एजेंट ने किया, अगर वो उसने विद इन हिज स्कोप ऑफ अथॉरिटी किया है विच इज कॉन्फर्ड अपॉन हिम बाय हिज प्रिंसिपल, या फिर उसने विद इन हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विद इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, तो वहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है कि प्रिंसिपल विल ऑल्सो बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल अपार्ट फ्रॉम एन एजेंट बीइंग हेल्ड पर्सनली लायबल। तो अगर कोई नेम्ड प्रिंसिपल होगा तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अंडरस्टूड है कि उसकी भी वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी अपने एजेंट के साथ। एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी होगी और प्रिंसिपल की वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी। क्यों वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी? बिकॉज प्रिंसिपल वाज समबडी हु वाज बीइंग सो रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए उसकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने ही एजेंट को अथॉरिटी दी थी कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम जाके करो। बिल्कुल बेसिक सी बात है। लेकिन गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लाइबिलिटी ऑफ एन अननेम्ड प्रिंसिपल। अननेम्ड प्रिंसिपल मतलब जो नेम्ड नहीं है, इतना पता है कि कोई प्रिंसिपल है, बट प्रिंसिपल कौन है ये थर्ड पार्टीज को नहीं पता। तो वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एज पर सेक्शन 230 क्लॉज 2 हमें प्रिज्यूम करके चलेंगे कि जो एजेंट होगा ही विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, बट एजेंट इज ओपन टू रिबट दैट प्रिजम्पशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि अगर थर्ड पार्टीज को ये पता लग जाए कि प्रिंसिपल है कौन, अगर थर्ड पार्टीज को ये डिस्क्लोज हो जाए, एजेंट ने खुद तो डिस्क्लोज नहीं किया, बट समहाउ इफ एनी बाय एनी अदर मीन्स थर्ड पार्टीज को ये पता लग जाए कि प्रिंसिपल कौन है, अगर थर्ड पार्टी ये डिस्क्लोज कर लेती है तो वहाँ पे सीधी सी बात है प्रिंसिपल की भी लाइबिलिटी होगी। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि स्यू कौन किसको कर सकता है, जो नेम्ड प्रिंसिपल होगा, वहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या होती है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टीज को स्यू कर सकता है, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है, क्योंकि नेम्ड प्रिंसिपल मतलब कुछ भी, ये एक जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज। तो वहाँ पे तो मैं, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो प्रिंसिपल कैन स्यू थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज कैन स्यू प्रिंसिपल, बिल्कुल बेसिक। लेकिन अगर अननेम्ड प्रिंसिपल की बात करें
जहाँ पे अननेम्ड प्रिंसिपल की बात करें, राइट, अननेम्ड प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल इज अननेम्ड, पता ही नहीं है कौन है, तो वहाँ पे हमें प्रिज्यूम करके चलते हैं कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी है। जब एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एजेंट कैन स्यू थर्ड पार्टीज कैन स्यू एजेंट, तो वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। टॉकिंग अबाउट नेम्ड एंड अननेम्ड प्रिंसिपल, बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट लायबिलिटी ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, जहाँ पे आपने ये बताया ही नहीं कि मेरा कोई प्रिंसिपल भी है, यू आर मिसलीडिंग थर्ड पार्टीज की एज इफ आई एम प्रिंसिपल इन पर्सन और मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। एंड थर्ड पार्टीज दे नीदर न्यू नॉर हैव दे एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट कि आपका कोई प्रिंसिपल हो भी सकता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, अगेन एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, क्योंकि अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है, जब प्रिंसिपल का कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, तो थर्ड पार्टीज किसको स्यू करेंगे, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये मान के चलते हैं कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होती है। ऑब्वियसली फिर थर्ड पार्टीज एजेंट को स्यू करेंगे, एजेंट थर्ड पार्टीज को स्यू करेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे वो पॉइंट जो मैंने पहले पिक किया था, वो पॉइंट ये है कि अगर प्रिंसिपल डिस्क्लोज हो जाए, अगर समहाउ बाय एनी मीन्स थर्ड पार्टीज को पता लग जाए कि ये अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है कौन, अगर वो डिस्क्लोज हो जाए तो वहाँ पे गाइस थर्ड पार्टीज की डिस्क्रिप्शन होती है कि उन्होंने थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू करना है या एजेंट को स्यू करना है। फिर वो उनकी मर्जी है कि वो किसके खिलाफ केस फाइल करेंगे, स्यू ईदर प्रिंसिपल और एन एजेंट और बोथ ऑफ देम, फिर वो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। आई होप गाइस क्लियर हो चुका है। और गाइस जहाँ पे अगर मैं बात करूँ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल की, जहाँ पे प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, इट विल बी एन इनोसेंट पार्टी। हम ये मान के चलेंगे ना कि थर्ड पार्टीज को आपने मिसलीड किया, इट मीन्स थर्ड पार्टीज कौन हुई, इनोसेंट थर्ड पार्टी हुई। थर्ड पार्टीज आर इनोसेंट बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ द वेरी फैक्ट ऑफ योर प्रिटेंशन। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं एक एजेंट हूँ, जबकि आप प्रिटेंड कर रहे हो एज इफ मैं एक प्रिंसिपल हूँ, बट जबकि आप किसी की एजेंट हो। बट थर्ड पार्टीज को ये बात पता नहीं, नॉर हैव दे एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट ऑल्सो। तो वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि थर्ड पार्टीज आर इनोसेंट, दे मस्ट बी इनोसेंट एंड दे मस्ट प्रूव द फैक्ट ऑफ देयर इनोसेंस, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नटशेल में कहने का मतलब है तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, लायबिलिटी ऑफ नेम्ड प्रिंसिपल, अननेम्ड प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। नेम्ड प्रिंसिपल होगा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जैसे ही होगा, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर एजेंट ने जो भी किया, इफ इट इज विद इन प्रिंसिपल्स स्कोप ऑफ अथॉरिटी, तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज, जहाँ पे प्रिंसिपल थर्ड पार्टीज को स्यू कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है जहाँ पे प्रिंसिपल आपका नेम्ड होता है, क्योंकि नेम्ड है तो थर्ड पार्टीज को ईजी है टू स्यू दैट पर्सन। लेकिन जिसका नाम और पता ही नहीं पता, उस इंसान को आप स्यू नहीं कर सकते, वो होती है अननेम्ड प्रिंसिपल। तो वहाँ पे हम प्रिज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि एजेंट को आप लायबल करो, अगर केस फाइल करें तो एजेंट के खिलाफ करो, लेकिन एजेंट कैन इज ओपन टू रिबट दैट प्रिजम्पशन। ये जो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि एजेंट को लायबल ठहरा दो, एजेंट उसके रिबटल कर सकता है। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल मतलब जिसका ये भी नहीं पता कि आपका कोई प्रिंसिपल भी है, आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि मेरा कोई प्रिंसिपल है, जबकि आपका प्रिंसिपल था, लेकिन आपने थर्ड पार्टीज को कहा आई एम अ प्रिंसिपल इन माई सेल्फ और मेरा कोई भी आगे, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा, अगेन वही चीज़ है, जब आपने प्रिज्यूम ही कर दिया ऐसा, तो थर्ड पार्टीज को लगेगा कि आप प्रिंसिपल हो तो वो आप ही को स्यू करेंगे, जबकि आप एक एजेंट हो। बट अगर उनको डिस्क्लोज हो गया इन द कोर्स ऑफ टाइम कि आपका कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल कौन है वो भी पता लग गया, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो प्रिंसिपल को स्यू करना चाहते हैं या एजेंट को, या दोनों को जॉइंटली एंड सेवरली। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं गाइज। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट विच इज जहाँ पे एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, वो कब होगी, सेक्शन 230 क्लॉज 3 में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो नॉन एग्जिस्टेंट है एंड इनकॉम्पिटेंट है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब जब एक एजेंट ने थर्ड पार्टीज के साथ बिजनेस डीलिंग्स करी थी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जब एजेंट का जो प्रिंसिपल था अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट है, इट मीन्स समबडी हु इज नॉट अलाइव, समबडी हु इज डेड, or somebody who is incompetent means maybe a minor or a person of unsound mind. तो at the time of entering into a contract, अगर एक agent का principal is non-existent or somebody who's a person of unsound mind or somebody who's a minor, तो वहाँ पे भी agent की personal liability बनेगी। But a point to be noted is that guys, section 230 clause 3 में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रिंसिपल नेम्ड है या अननेम्ड है। अब आप देखो यहाँ पे वैसे तो हमें प्रिज्यूम करके चलते हैं कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी उसने कि आप मेरे को रिप्रेजेंट करो इन माय बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, उसने उसी तरीके से थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज इफ ही इज किसी का और एजेंट है, और वो सच में एजेंट भी था। हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि प्रिंसिपल की फुल ऑन अथॉरिटी थी
एक एजेंट को कि आप मेरे लिए मेरे बिहाफ पे काम करो। लेकिन गाइज डू यू थिंक कोई फर्क भी पड़ता है अगर हमें पता भी होगा कि प्रिंसिपल कौन है, व्हेन प्रिंसिपल इज नॉन एग्जिस्टेंट? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल एक एजेंट ने 1 जनवरी 2020 को एक कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टीज के साथ। क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे कहा था। लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम पे प्रिंसिपल नॉन एग्जिस्टेंट था। ऑन 1 जनवरी 2020 प्रिंसिपल वाज नॉट अलाइव, ही माइट हैव डाइड और ही माइट हैव बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जब आपको पता है कि ही हैज़ डाइड तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि यू कैन नॉट स्यू हिम एनीवे, आप उसको वैसे भी स्यू नहीं कर सकते। वहाँ पे हम प्रिज्यूम करेंगे कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होती है। आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो वही चीज़ है कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी इन सिचुएशंस में भी होगी when at the time of entering into a contract with third persons on behalf of his principal with due authority, उस टाइम पे अगर प्रिंसिपल आपका नॉन एग्जिस्टेंट है या फिर वो इनकॉम्पिटेंट है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी, एंड डेफिनेटली होगी भी, क्योंकि व्हेन प्रिंसिपल इज नॉन एग्जिस्टेंट और somebody who has बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या somebody who is a minor, because minor can not can never ever be held personally liable whatsoever, तो वहाँ पे एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी ही डेफिनेटली होगी। उसके बाद गाइज आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। ये आपका आता है सेक्शन 232, इसको ले लो, डॉक्ट्रिन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल को सेक्शन 231, 232 और इसको ले लो 232। ये सारे एक ही पॉइंट डिस्कस होता है सेक्शन 231 एंड 232 में, क्लबिंग में रीड करेंगे विद वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, बहुत बार वही चीज़ है कि एजेंट इज सपोज टू बी प्रिंसिपल। एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल मीन्स एजेंट इज नॉट अ प्रिंसिपल, ही इज सपोज टू बी अ प्रिंसिपल। सपोज कौन सपोज करता है? थर्ड पार्टीज। यहाँ पे वही चीज़ है कि थर्ड पार्टीज दे नीदर न्यू नॉर हैव एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट कि जो इंसान हमारे साथ बिजनेस कर रहा है वो प्रिंसिपल नहीं, वो एजेंट है, उन्हें ये पता ही नहीं है, राइट। इट मीन्स एजेंट इज सपोजिंग हिमसेल्फ टू बी अ प्रिंसिपल और एक थर्ड पार्टी उसको इसी तरीके से शो कर रहा है एज इफ मैं प्रिंसिपल हूँ। तो जब एजेंट इज सपोजिंग हिमसेल्फ टू बी अ प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज एंड थर्ड पार्टीज आर सपोजिंग हिम टू बी अ प्रिंसिपल, तो हम ये मान के चलते हैं कि एजेंट की वहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी होती है। ठीक है गाइज, एक इलास्ट्रेशन देती हूँ, वहाँ से एक पॉइंट भी हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे इलास्ट्रेशन क्या है गाइज, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी एल एंड कंपनी, राइट। उसने क्या किया, देयर इज अ थर्ड पर्सन सी, उस इंसान को कॉटन बेल्स जो है वो उसने सप्लाई कर दी। एल एंड कंपनी ने कॉटन बेल्स सी को सप्लाई कर दी। अब गाइस सी को यहाँ पे पता है कि एल एंड कंपनी इज समबडी हु इज इन द हैबिट ऑफ डीलिंग बोथ ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑन देयर ओन अकाउंट ऑल्सो, कि कभी कभी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हमारे साथ डीलिंग्स करते हैं या लोगों के साथ डीलिंग्स करते हैं, कभी कभी वो एजेंट्स बन जाते हैं और किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे डीलिंग्स करते हैं। अब सी को लगा कि ठीक है, एल एंड कंपनी ने अगर मुझे कहा है कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, किसी का एजेंट नहीं हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है वो एक प्रिंसिपल है, किसी का एजेंट नहीं है। क्योंकि देखो एल एंड कंपनी ने जब कॉटन बेल्स सी को सप्लाई करी थर्ड पर्सन को, तो उन्होंने क्या किया, एल एंड कंपनी ने ये रिप्रेजेंट किया सपोज टू बी अ प्रिंसिपल, कि मैं खुद ही प्रिंसिपल हूँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपके साथ ट्रेड कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट, किसी का मैं एजेंट नहीं हूँ। जबकि सी को ये भी बात पता थी कि दे आर इन द हैबिट ऑफ डीलिंग बोथ ऑन देयर ओन अकाउंट एंड ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रिंसिपल। ठीक है, सी को लगा कि इस बार वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डीलिंग्स कर रहे हैं, तो ठीक है वो प्रिंसिपल ही होगा। इट मीन्स एल एंड कंपनी जो यहाँ पे एजेंट है, उसने थर्ड पार्टी को क्या बिलीव कराया, उसने कहा कि आई एम अ प्रिंसिपल, ही इज सपोजिंग हिमसेल्फ टू बी अ प्रिंसिपल, जबकि वो किसी का एजेंट है। ठीक है, और सी ने सपोज भी कर लिया कि वो प्रिंसिपल है। सी को, और सी ने बिलीव क्यों कर लिया, क्योंकि सी को पता है कि उनकी हैबिट है कि वो दोनों तरीके से डीलिंग करते हैं, कभी प्रिंसिपल बन जाते हैं, कभी एजेंट बन जाते हैं। इट मीन्स सी को ना तो पता है, सी नीदर न्यू ऑफ द ट्रूथ नॉर हैज एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट। सी शक भी क्यों करेगा, क्योंकि उसे पता है कि दोनों तरीके से डीलिंग करते हैं। इस बार वो प्रिंसिपल बन गए, कभी वो किसी का एजेंट बन के भी डीलिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो हम ये कहेंगे कि सी के लिए एल एंड कंपनी जो एजेंट है वो तो पर्सनली लायबल होगी ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको वही बता रही हूँ, हम एक्सेप्शंस को डिस्कस करें कि जब एक एजेंट इज सपोजिंग हिमसेल्फ टू बी अ प्रिंसिपल एंड इंड्यूसेस थर्ड पार्टी टू बिलीव एज इफ ही इज अ प्रिंसिपल, वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होती है। तो जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी, वहाँ पे अगर सी चाहे तो वो एल एंड कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, क्योंकि सी को लगा कि वो एक एजेंट, सी को लगा कि वो एक प्रिंसिपल है, जबकि वो किसी का एजेंट है। बट सी नीदर न्यू ऑफ द ट्रूथ नॉर हैज एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट कि वो किसी का एजेंट है, तो सी के लिए वो पर्सनली लायबल होगा। और ये इस तरीके की इलस्ट्रेशन से मैंने आपको पहले तो ये वाला पॉइंट समझाया। बट गाइस कई बार क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो प्रिंसिपल हैं, सपोज टू बी प्रिंसिपल, जबकि वो इन रियलिटी किसी का एजेंट है। तो अगर वो इन रियलिटी किसी का एजेंट है तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल तो इन रियलिटी होगा।
अब गाइस यहाँ पे आप देखो थर्ड पार्टी भी इनोसेंट है, प्रिंसिपल भी इनोसेंट है, दोनों इनोसेंट है। थर्ड पार्टी इनोसेंट क्यों है? बिकॉज थर्ड पार्टी नीदर न्यू नॉर हैव एनी रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट कि जो इंसान हमारे साथ डीलिंग कर रहा है उसकी कैपेसिटी कुछ और ही है, वो प्रिंसिपल नहीं, वो एजेंट है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे इनोसेंट है। और जब थर्ड पार्टी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, थर्ड पार्टी इज इनोसेंट, थर्ड पार्टी इज इज ऑनेस्ट एंड इज इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ, जब उन्हें नहीं पता होता तो हम ये बोलते हैं कि थर्ड पार्टी का नुकसान उन्हें नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में प्रिंसिपल भी इनोसेंट है। प्रिंसिपल इनोसेंट क्यों है? बिकॉज प्रिंसिपल ने तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी दे दी थी कि आप मेरे को जाके रिप्रेजेंट करो। ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने रिप्रेजेंट क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी थी। बट प्रिंसिपल को क्या पता कि एजेंट इस तरीके से बिहेव करेगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी कौन है? इनोसेंट है। तो गाइस अब जब दोनों पार्टीज इनोसेंट है, प्रिंसिपल भी और थर्ड पार्टीज भी, तो प्रिंसिपल चाहेगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, क्योंकि देखो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एल एंड कंपनी गई थी सी को कॉटन बेल्स बेचने। अब अगर सी उसको पैसा नहीं देगा तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? एजेंट का नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? प्रिंसिपल का, जिसकी कॉटन बेल्स थी। तो क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल इज समबडी हु इज वेरी मच इनोसेंट, उसे तो पता ही नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है, तो प्रिंसिपल एक बार के लिए तो कहेगा ना कि इसको पूरा किया जाए। ही विल डेफिनेटली वांट टू एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, और सी को वो कहेगा कि प्लीज आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए, आपने जो कॉटन बेल्स ली हैं उनका पैसा दीजिए। तो सेक्शन 231 एंड 232 जो आप क्लबिंग में रीड करते हो तो वो ये बोलता है कि एक प्रिंसिपल, क्योंकि ही इज इनोसेंट एज जस्ट लाइक थर्ड पार्टी, ही इज ऑल्सो इनोसेंट, तो प्रिंसिपल अगर चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा। लेकिन अप टू दैट उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, 100% नहीं वो इन्फोर्स किया जाएगा, कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस, इट विल बी सब्जेक्ट टू दोज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी सबसिस्टिंग बिटवीन एन एजेंट एंड थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ होगी, प्रिंसिपल एक बार के लिए चाहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया भी जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को उस तरीके से पूरा किया जाएगा कि थर्ड पार्टी का नुकसान उन्हें नहीं दिया जाएगा। बेसिक सी बात इतनी है। और कहने का मतलब क्या है कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्रिंसिपल के, थर्ड पार्टी के, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थर्ड पार्टी के एजेंट के टूवर्ड्स होंगे वही प्रिंसिपल के टूवर्ड्स होंगे। ये होता है 231 एंड 232। तो अगर मैं आपको इन द नटशेल कहूँ और उस इलस्ट्रेशन को पूरा कर लेते, कल को अगर ठीक है प्रिंसिपल कहते हैं कि आप मुझे पैसा दो, तो सी प्रिंसिपल को ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे को स्यू नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं को पैसा दूंगा, एल एंड कंपनी को दूंगा अगर मेरी मर्जी होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल का पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, क्योंकि सेक्शन 231 बोलता है कि जो राइट एक एजेंट का टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज है वही राइट एक प्रिंसिपल का है टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज। अगर एजेंट उसको स्यू कर सकता है तो प्रिंसिपल भी स्यू कर सकता है, और यहाँ पे थर्ड पार्टीज मना नहीं करेंगी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। वो थर्ड पार्टी ये नहीं कहेगी कि मेरी तो डीलिंग एल एंड कंपनी के साथ हुई थी तो मैं सिर्फ उन्हीं को पैसा दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा, कि मेरा जो कर्जा है वो उनके टूवर्ड्स पड़ा है, आपके टूवर्ड्स तो कोई कर्जा नहीं है, वो ये चीज़ नहीं कह सकता। तो जो एक एजेंट के राइट्स होंगे टूवर्ड्स थर्ड पार्टी वही एक प्रिंसिपल के भी राइट्स होंगे टूवर्ड थर्ड पार्टीज, और प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने दिया जाएगा प्रोवाइडेड अगर थर्ड पार्टी गुड फेथ में थी तो उसका नुकसान उन्हें नहीं दिया जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी जिसके विद इन एक प्रिंसिपल को फिर काम करना होगा, क्योंकि एजेंट आफ्टर ऑल उसके एजेंट ने गलती करी है, राइट। तो यहाँ पे इन द नटशेल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 231 एंड 232 अगर आप इन दोनों सेक्शंस को इकट्ठे रीड करते हो तो हमें ये पता लगता है कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी अराइज होगी, एजेंट विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ऑल्दो एज पर सेक्शन 230 जनरल रूल क्या है कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, इट टॉक्स अबाउट एजेंट्स इम्यूनिटी फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी। लेकिन 231 एंड 232 दे आर एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 230 जो क्या बोलते हैं कि इफ एन एजेंट सपोजेज हिमसेल्फ टू बी अ प्रिंसिपल, अगर वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ and third party supposes agent that person to be a principal because third party neither knew nor have any reasonable ground to suspect, उनको सस्पेंशन का शक करने का कोई ग्राउंड भी नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी ऐसा बिलीव कर लेती है कि वो प्रिंसिपल है जबकि होता वो एजेंट है, तो सिंस एजेंट सपोजेज हिमसेल्फ टू बी अ प्रिंसिपल एंड और वो सक्सेसफुल हो गया थर्ड पार्टी को मिसलीड करने में, तो वहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी। बट साथ ही के साथ 231 एंड 232 ये भी बोलते हैं कि प्रिंसिपल भी क्योंकि यहाँ पे इनोसेंट था, थर्ड पार्टी भी क्योंकि यहाँ पे इनोसेंट थी, किसी का नुकसान उन्हें नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल अगर चाहेगा तो अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है, लेकिन 100% एनफोर्स नहीं करवा पाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी और वो सिर्फ इसीलिए लगेंगी क्योंकि एजेंट ने गलती करी थी, थर्ड पार्टी भी इनोसेंट थी। तो थर्ड पार्टी से आप 100% तो नहीं पैसा निकलवा सकते, बट सर्टनली आपका जो एनफोर्समेंट है वो करवा सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस and relationship obligations already subsisting between an agent and third person. I hope guys आपको ये point clear हो चुका है. Still if you have any doubt, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts. Last but not the least guys, we are talking about pretended agent, section 235.
गाइस प्रिटेंडेड एजेंट का जो पॉइंट है ना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि प्रिटेंडेड एजेंट as per section 235 is somebody who pretends himself to be an agent, a person untruly, wrongfully and falsely representing himself to be an authorized agent, बट वो ऑथराइज एजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट। तो जब वहाँ पे वो प्रिटेंडेड एजेंट है तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी, एंड आई होप एवरीबडी ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट कि उसकी पर्सनल लायबिलिटी कब होगी, जब उसका प्रिंसिपल उसके एक्ट्स को डिसोन करेगा। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जब एक प्रिटेंडेड एजेंट अपने आप को प्रिटेंड करता है एज इफ आई एम एन ऑथराइज्ड एजेंट बट ही इज नॉट एन ऑथराइज्ड एजेंट, और इस तरीके से ही मिसलीड थर्ड पार्टीज टू बिलीव एज इफ ही इज एन ऑथराइज्ड एजेंट, और थर्ड पार्टीज का नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल के पास डिस्क्रिप्शन है ईदर टू रैटिफाई हिज एक्ट्स और टू डिसओन इट। अगर प्रिंसिपल रैटिफिकेशन दे देगा तो वहाँ पे तो प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी होगी, और इस इंसान की जो एजेंट है प्रिटेंडेड एजेंट उसकी तो लायबिलिटी डेफिनेटली होगी, बट प्रिंसिपल की लायबिलिटी के साथ वो शेयर हो जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल ने उसके एक्ट को रैटिफाई कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड गाइज, इफ प्रिंसिपल चूजेस टू डिसओन हिज एक्ट्स, अगर वो कहे नहीं आपने जो किया वो मेरी अथॉरिटी के विद इन नहीं किया, मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी थी, यू आर प्रिटेंडिंग योर सेल्फ टू बी एन एजेंट, जबकि आप मेरे एजेंट नहीं हो, अगर उसके एक्ट को वो डिसओन करेगा तो ऑब्वियसली जो प्रिटेंडेड एजेंट है ही हैज़ नो वे आउट, ही विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर एनी लॉस, for any injury, for any damage that might have been sustained by third parties as a result of his pretension, राइट। और यहाँ पे वही हम डिस्कस करें कि एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी कब होती है। और गाइज अगर आप एक ऑथराइज्ड एजेंट हो बट यू आर एक्टिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल मर्केंटाइल एजेंट, आपको सेल करने की, परचेज करने की, कंसाइन करने की अथॉरिटी थी लेकिन आपको प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी एज एन एजेंट, आपने क्या किया, थर्ड पार्टीज के पास गए, गुड्स को प्लेज कर दिया, थर्ड पार्टीज को तो यही लगा कि आप एक मर्केंटाइल एजेंट हो एंड एज पर योर अथॉरिटीज, एज पर योर जो भी आपकी अथॉरिटीज होती हैं, आपके पास एक अथॉरिटी होती है कि आप क्या कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो, तो आपने थर्ड पार्टीज को क्या कर दिया, मिसलीड कर दिया, थर्ड पार्टीज का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे भी क्या किया, यू हैव gone beyond your authority. There are certain express authorities conferred upon by an conferred upon an agent by his principal, और वो अथॉरिटीज़ के विद इन ही आपको काम करना होता है। इफ़ यू गो बियॉन्ड दोज अथॉरिटीज़ तो वहाँ पे भी आप एक प्रिटेंडेड एजेंट बन जाते हो, क्योंकि आपको प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी लेकिन आपने आपको प्रिटेंड किया एज इफ आपको प्लेज करने की अथॉरिटी है एंड यू मिसलेड थर्ड पार्टीज, तो वहाँ पे भी आप एक प्रिटेंडेड एजेंट बन जाते हो। तो वहाँ पे भी क्या होगा, यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ योर अथॉरिटी, आपको उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी जिसके बियॉन्ड आप चले गए, तो वहाँ पे भी आपकी पर्सनल लायबिलिटी होती है क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं दी होती। और जो काम आप बियॉन्ड स्कोप ऑफ अथॉरिटी करते हो, प्रिंसिपल के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते, वहाँ पे आप ही की पर्सनल लायबिलिटी होगी क्योंकि प्रिंसिपल इज नॉट समबडी हु इज बीइंग सो रिप्रेजेंटेड। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं गाइस, एंड दिस इज टर्म्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, ठीक है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ undisclosed principle and there's a differentiation between all these, right? So guys, अगर आपको still कोई भी doubt है, please feel free to comment in the comment box. I'll be coming up with more videos on contract of agency guys. Till then, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.